नाउ कमिंग टू द थ्योरीज ऑफ द लिंकेज। अगर हम थ्योरीज की बात करें, द फर्स्ट थ्योरी विच वॉज पुट फॉरवर्ड बाय द सुटॉन हाइपोथेसिस भी इसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कि हमारे जो एक क्रोमोसोम है उस पे बहुत सारे जीन्स जो है वो लोकेटेड होते हैं। देयर आर मेनी जीन्स लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम, एंड दीज ऑल द जीन्स आर इनहेरिटेड एज अ यूनिट। जैसे हमने अभी ये डायग्राम देखा कि हमारा एक क्रोमोसोम है, उसके ऊपर बहुत सारे जीन्स जो है वो प्रेजेंट हैं, तो ये एज इट इज ही जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो है वो ट्रांसमिट होने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो एक क्रोमोसोम के ऊपर जितनी भी हमारी जीन्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम एक ही ग्रुप जो है वो मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम, कितने ग्रुप्स ऑफ जीन्स हुए, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हुए। यानी कि अगर हम देखें ह्यूमन की बात करें बच्चों, कि ह्यूमन में जैसे हमारे पास जो है देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो एज इट, उसमें जो जितने भी क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम के ऊपर जितनी भी जीन्स प्रेजेंट होंगी वो हर एक क्रोमोसोम की जो जीन्स है वो एज इट इज एज अ ग्रुप जो है वो पास ऑन होंगी। तो हम ये बोलेंगे कि हमारे पास कितने ग्रुप ऑफ जीन्स है, 23 group of genes, because we have how much chromosome, we have 23 pairs of chromosome. total जो chromosome है वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। there are 23 pairs of chromosome, so how many number of group of genes are present, we have 23 pairs of the group of genes। ठीक है, हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ ग्रुप ऑफ जीन्स हैं, क्योंकि हमारे पास कितने क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो ये जो सुटॉन है वो अच्छे से इसको एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रूफ नहीं कर पाए अपने हाइपोथेसिस को, तो इसको ज्यादा डिटेल में हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज द कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस। कपलिंग एंड रिपल्शन हाइपोथेसिस, इट वाज प्रपोज्ड बाय बैटसन एंड दी पुनेट। बैटसन भी आपने नाम पहले सुना है, पुनेट भी आपने नाम सुना है पहले, और इन्होंने जिसके ऊपर काम किया उस प्लांट का नाम है लैथरस ओडोरेटस, दैट इज दी स्वीट पी। अब हमने ये क्रॉस जो है वो बड़े ध्यान से देखना है, तभी हमें इसकी समझ आएगी। आपको मैंने पहले भी कहा था कि क्रॉस जो है जब तक आप हाथ से नहीं बनाएंगे हमें क्रॉस की जो है समझ नहीं आती है। सेकेंड थिंग कि जो जिस पैटर्न में क्रॉस करवाया जाता है वो पैटर्न जो है वो प्रॉपरली आपने फॉलो करना है। नाउ फिनोटाइप। अब जो ये हमारे बैटसन और पुनेट है, इन्होंने दो प्लांट्स लिए, अब इसमें दो दो कैरेक्टर्स लेंगे, यानी कि दिस इज अ डायहाइब्रिड क्रॉस। सो व्हाट इज अ डायहाइब्रिड क्रॉस, इन विच वी आर कंसिडरिंग एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली। सो फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप जो है वो हमने लिया जिसमें कि फ्लावर जो है वो पर्पल है और उसका पोलन जो है वो लॉन्ग है। सो पर्पल हमने पी कैपिटल से इसको रिप्रेजेंट कर लिया बिकॉज इट इज द डोमिनेंट जीन, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल अल्फाबेट। लॉन्ग पोलन अगेन इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, सो इट इज अगेन रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल कैरेक्टर। पर्पल फ्लावर, लॉन्ग पोलन, कैपिटल P, capital N and capital N. This is being crossed with a red flower round polar. Red flower जो है वो recessive character है, तो इसको हमने small p लिया है, और round pollen is again a recessive character, so it is taken as the small l. तो phenotype ये वाला और ये वाला। अब हम जब इसके गैमीट्स बनाएंगे बच्चों, जब गैमीट्स बनाएंगे आप जानते हैं कैपिटल P कैपिटल L जो है वो हमारा, इसके गैमीट्स जो है वो सारे के सारे एक जैसे बनेंगे और वो बनेंगे कैपिटल P कैपिटल L कैपिटल P कैपिटल L। राउंड फ्लावर, रेड फ्लावर, राउंड पोलन के लिए भी हमारे गैमीट्स जो है वो सेम ही बनेंगे। अब हम F1 जनरेशन जब बनाएंगे, सो ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ द F1 जनरेशन दे विल हैव द डोमिनेंट कैरेक्टर, बिकॉज उनके पास एक कैपिटल P आ रहा है, एक कैपिटल L आ रहा है, जिसकी वजह से the F1 generation, the next generation will all have the पर्पल फ्लावर एंड दी लॉन्ग पोलन। क्यों पर्पल फ्लावर आएगा, क्योंकि एक कैपिटल P है, कैपिटल P इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, अगर वो प्रेजेंट होता है तो वही फीचर जो है नेक्स्ट जनरेशन में रिप्रेजेंट होता है। ऐसे ही कैपिटल L होने की वजह से लॉन्ग पोलन जो है वो हमारे पास F1 जनरेशन में आने को हमें देखने को मिला। नाउ वी विल परफॉर्म अ टेस्ट क्रॉस।
सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हमारा टेस्ट क्रॉस जो है वो क्या होता है। टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन एन F1 इंडिविजुअल। जो हमारा F1 इंडिविजुअल आया उसको हम क्रॉस करते हैं विद द रिसेसिव पेरेंट। यहां पर हमारा रिसेसिव पेरेंट कौन सा है, रेड फ्लावर एंड द राउंड पोलन। तो हमारा F1 इंडिविजुअल जो आया ये वाला, ये हमारे पास जो भी इंडिविजुअल्स आए F1, इसका हम क्रॉस जो है वो कर देते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ। रिसेसिव पेरेंट जो है हमारा ये वाला है। तो अब हमने F1 इंडिविजुअल ले लिया बेटा, पर हमने जो है वो प्रॉपरली इसको लिखना है, इससे हमारी एक्सप्लेनेशन जो है वो ज्यादा क्लियर होती है। फिर से हमने ले लिया ये वाला इंडिविजुअल ले लिया, दैट इज पर्पल फ्लावर एंड द लॉन्ग पोलन, और इसको क्रॉस कर दिया हमने विद द रिसेसिव पेरेंट, दैट इज द रेड फ्लावर राउंड पोलन। जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये वाला जो इंडिविजुअल है देख रहे हैं आप, इसमें जो हमारे जो जीन्स हैं वो 4 तरह के अलग अलग जीन्स हैं। 2 हमारे पास डोमिनेंट हैं, 2 हमारे पास रिसेसिव हैं। तो हमारे गैमेट्स जो है वो 4 तरह के बनेंगे। ये आपको पहले भी जो है वो बताया जा चुका है। जो हमारे गैमेट्स बने वो कैपिटल P कैपिटल L, कैपिटल P स्मॉल l, कैपिटल L with the small p, and the last type of gamete possibility is the small p and small l. Whereas in case of the recessive parent there is possibility of only single type of the gamete. यहाँ पर एक ही तरह का gamete बनेगा हमारा small p और small l. अब हमने क्या करना है, इसके क्रॉस करवाना है। जब हम इसको क्रॉस करवाते हैं बेटा तो देखेंगे आप, क्योंकि यहां पर एक ही तरह का गैमीट बना है तो इस तरह से हमारा जो है वो पुनेट स्क्वायर जो है हमारा, इस तरह से हम इसको बनाएंगे। स्मॉल p स्मॉल l एक तरफ लिख देंगे, बाकी 4 अलग अलग तरह के गैमीट्स जो हैं वो हमने यहां पर इस तरह से जो है वो शो कर देने हैं। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इनके ये बना, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ये बनता है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो मेंडल के केस में द रिजल्ट ऑफ द नॉर्मल डाई हाइब्रिड क्रॉस वाज द 9:3:3:1। जो 9:3:3:1 ये एक हमारा नॉर्मल डाई हाइब्रिड रेशियो है। लेकिन आप अभी देखेंगे कि जब हम लिंकेज की बात करते हैं तो हमारा ये नॉर्मल रेशियो जो है वो नहीं आता है, वो अलग आता है। ये देखेंगे आप, हम इसको इसके साथ ही बनाएंगे। फर्स्ट तरह के जो हमारे प्रोजेनी है, फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है, अब यहाँ पे कैपिटल P है तो पर्पल फ्लावर, और कैपिटल L है तो लॉन्ग पोलन। नेक्स्ट में कैपिटल P है तो पर्पल फ्लावर, लेकिन दोनों L स्मॉल है तो राउंड पोलन आएगा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में दोनों P स्मॉल हो गए हैं तो हमारा फ्लावर का कलर जो है वो पर्पल नहीं रहा, वो रिसेसिव है, दैट इज द रेड, एंड दिस इज द long pollen because of the presence of the capital L. This small p small l will show the red flower and the round pollen. Now look कि जो हमारे पास रिजल्ट आया, यहाँ पर वो जो रिजल्ट है वो कितना अलग है। हमारे पास जो रिजल्ट आया दैट इज 7:1:1:7, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द 9:3:3:1। हमारे पास जो मेंडल का डाई हाइब्रिड रेशियो था उससे बिल्कुल अलग रेशियो जो है वो हमें देखने को मिला है, दैट इज 7:1:1:7। यहां पर लिख लेते हैं इसको 7:1:1:7। यानी कि हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ कॉम्बिनेशंस जो हैं उनकी परसेंटेज जो है वो बहुत ज्यादा है, जबकि कुछ कॉम्बिनेशंस जो है वो उनकी परसेंटेज जो है वो बहुत कम है, और जैसा मेंडल ने कहा था वैसा रेशियो तो आया ही नहीं। अब हम नोट करेंगे कि कौन से इंडिविजुअल्स जो है उनकी जो परसेंटेज है वो हमारी प्रोजेनी में बहुत ज्यादा आई। वो कौन से हैं? पर्पल फ्लावर लॉन्ग पोलन। अब देखिए पर्पल फ्लावर लॉन्ग पोलन कौन है? जो हमारे पेरेंट्स में प्रेजेंट था, हमारे पेरेंट्स में प्रेजेंट था आइदर मेल और फीमेल, पर्पल फ्लावर लॉन्ग पोलन। ठीक है, दूसरा जो कॉम्बिनेशन है जिसकी जो काफी ज्यादा परसेंट हमें देखने को मिला है प्रोजेनी में, टेस्ट प्रोजेनी में, वो है रेड फ्लावर राउंड पोलन। नाउ व्हाट इज रेड फ्लावर राउंड पोलन? इट इज अगेन अवर वन ऑफ द पेरेंट्स, दैट इज द रेड फ्लावर एंड राउंड पोलन। तो हम क्या समझे इससे? हम क्या समझे कि हमारी जो टेस्ट प्रोजेनी आई वहां पर एक कॉम्बिनेशन जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिला, दूसरा कॉम्बिनेशन भी काफी ज्यादा देखने को मिला, जबकि जो हमें कम चांसेस जिसके हमें देखने को मिले वो कौन सा था?
पर्पल फ्लावर के साथ राउंड पोलन। अब ये पर्पल फ्लावर जो था हमारा फर्स्ट पेरेंट का करेक्टर था, राउंड पोलन जो था वो दूसरे पेरेंट का करेक्टर था, तो उनके कॉम्बिनेशन के चांसेस जो है वो काफी कम है। और दूसरी ओर देखें हम, रेड फ्लावर वॉज द करेक्टर ऑफ द सेकेंड पेरेंट एंड द लॉन्ग पोलन इज द करेक्टर ऑफ द फर्स्ट पेरेंट। सो कहने का मतलब कि एक्सचेंज, ये क्या है, ये दोनों क्या है आपके, ये नए कॉम्बिनेशन किस वजह से आते हैं, ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन। हमने पहले ही पढ़ लिया है, आप जानते भी हैं पहले से ही कि नई तरह के जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो नई तरह के कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस जो है वो किसकी वजह से होते हैं, दिस इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि क्रॉसिंग ओवर के चांसेस जो है वो बहुत कम है, जबकि हमें प्रोजेनी में ज्यादा इंडिविजुअल जो देखने को मिले हैं वो इंडिविजुअल कौन से हैं, जो पेरेंटल टाइप हैं। अरे भाई ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया कि पेरेंट्स वाला कॉम्बिनेशन ही ज्यादा देखने को बच्चों में मिला। ये सेवन जो है वो पेरेंट्स वाले कॉम्बिनेशन है और आपके जो नए कॉम्बिनेशन बनते थे वो कम देखने को मिले। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज द जीन्स फॉर द पर्पल फ्लावर color and the seed shape are located so close to each other that their chances of being separated during the process of the crossing over is very less। ये दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक हैं कि इनके सेपरेट होने के चांसेस बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हमारे लिंकेज फिनोमिना की डिस्कवरी जो है वो हो गई। ठीक है, तो ये टेंडेंसी कि जो जीन्स जो हैं वो एक पेरेंट से आई हैं, एक ही पेरेंट से आने वाली जो हमारी जीन्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अगले ऑफस्प्रिंग्स में जो है वो एज इट इज ही जाएं। तो इसे उन्होंने क्या कहा, genetic coupling। genetic coupling is what? It is the tendency of the genes from the same parents to pass together into the gametes। कि एक पेरेंट से जो जीन्स आई है, एक पेरेंट से जीन्स कौन सी आई थी, पर्पल फ्लावर एंड द लॉन्ग पोलन। पर्पल फ्लावर और लॉन्ग पोलन की जो जीन्स थी वो एक पेरेंट से आ रही थी ना, जो हमारा फर्स्ट पेरेंट था। इनकी टेंडेंसी ये रहेगी कि एज इट इज ही गैमेट्स में ये पास ऑन हो जाए। तो इनकी आपस में क्या है, कपलिंग। इसको हम कहेंगे कि इन दो कैरेक्टर्स की, दैट इज द पर्पल फ्लावर, color of the flower and the shape of the pollen, these two characters are said to be linked। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कपल्ड हैं, और इसको इन्होंने क्या कहा, जेनेटिक कपलिंग। ठीक है, और जो दूसरे पेरेंट से आए हैं, जैसे पर्पल फ्लावर हमारा फर्स्ट पेरेंट का कैरेक्टर था और राउंड पोलन जो था हमारे दूसरे पेरेंट का करेक्टर था। ध्यान है ना, देखो पर्पल फ्लावर हमारे फर्स्ट पेरेंट का करेक्टर है और राउंड पोलन जो है वो दूसरे पेरेंट का करेक्टर है। तो ये एक दूसरे के साथ नहीं आना चाहते, ठीक है। हाँ, कई बार आ जाते हैं साथ में ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, अदरवाइज दे हैव टेंडेंसी दैट दे रिपेल ईच अदर। ये एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो दूर जाना चाहते हैं, इसकी वजह से इसे हम क्या कहेंगे, जेनेटिक रिपल्शन। ठीक है, तो क्या है जेनेटिक रिपल्शन, दैट इज द टेंडेंसी ऑफ द जीन्स, की जीन्स की टेंडेंसी जो कि डिफरेंट पेरेंट से आए हैं, राउंड पोलन, purple flower and the round pollen, they come from two different parents and they have the tendency to repel each other। वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, they have the tendency to repel each other and they pass into the different gametes, और उनकी टेंडेंसी ये रहेगी कि वो अलग gametes में पास ऑन हो, इसे हम कहेंगे जेनेटिक रिपल्शन। Right? So, what is genetic coupling? That is the genes from the same parents, they have the tendency to stay together in the offsprings। ठीक है, क्यों इकट्ठे हैं भाई, ये बिल्कुल नजदीक है एक दूसरे के, इनकी लोकेशन बहुत नजदीक है, इसलिए इनकी टेंडेंसी है कि एज इट इज ही जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाए। और जो हमारी जीन्स जो है वो डिफरेंट पेरेंट्स से मिलेंगे हमें, उनकी टेंडेंसी ये होगी कि वो जो है वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में एक दूसरे से दूर रहे, रिपेल करें, एक दूसरे से दूर रहेंगी, उसे हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक रिपल्शन। सो दिस इज जेनेटिक कपलिंग and this will show the genetic repulsion, right? So this is your genetic coupling and genetic repulsion.
Now we will try to understand the concept of genetic coupling and repulsion with the help of another test cross. हम उसी तरह का एक और क्रॉस परफॉर्म करेंगे जिसमें कि हमने पहले वाले टेस्ट, अगर आपको क्रॉस की याद हो, हमने क्या लिया था, पर्पल फ्लावर यानी कि पर्पल कलर का जो फ्लावर है उसके साथ लिया था लॉन्ग पोलन, और रेड फ्लावर के साथ लिया था राउंड पोलन. अब हम कर देंगे थोड़ा सा अलग. Now we will take purple flower with the round pollen. That means we are changing the shape of the pollen. अब हमने ऐसा फ्लावर ले लिया जिसका फ्लावर तो पर्पल है लेकिन पोलन कैसा है, राउंड है, और इसको हम क्रॉस करवाएंगे रेड फ्लावर लॉन्ग पोलन के साथ. जबकि यहाँ पे क्या था, रेड फ्लावर, यहाँ पे जो था वो रेड फ्लावर जो था वो राउंड पोलन के साथ था. यहां हमने ले लिया रेड फ्लावर विद द लॉन्ग पोलन, यानी कि ये वाले करेक्टर्स नीचे वाले क्या कर दिए, एक्सचेंज कर दिए. राउंड पोलन यहां से यहां ले आए और जो लॉन्ग पोलन था वो यहां से यहां ले आए. ठीक है, अब आपको पता ही है कि पर्पल फ्लावर इज द डोमिनेंट करेक्टर, तो कैपिटल पी लिखेंगे. राउंड पोलन इज द रिसेसिव करेक्टर, स्मॉल एल आएगा. रेड अगेन रिसेसिव एंड लॉन्ग पोलन इज द डोमिनेंट करेक्टर. एक्चुअली ये आपको क्यों दोबारा से टेस्ट क्रॉस, एक और क्रॉस क्यों दिखाया है, वी वॉन्ट टू शो, और दीज टू साइंटिस्ट बैट्सन एंड पुनेट, दे वॉन्ट टू शो, दे वॉन्ट टू कंफर्म दैट द shape of the pollen and the color of the flower, these two are so closely related, so closely present over the chromosome that they will pass as a unit to the next generation. जो फ्लावर का कलर है और जो फ्लावर और जो पोलन की शेप वाली जीन है वो इतनी नजदीक प्रेजेंट है. पी के केस में, लाथरस ओडोरेटस स्वीट पी के केस में, कलर ऑफ द फ्लावर एंड द शेप ऑफ द फ्लावर जीन्स आर सो क्लोजली प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम दैट दे पास एज अ यूनिट टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो आपको ये साबित करने के लिए अब उन्होंने क्या कर लिया, क्रॉस को थोड़ा सा चेंज कर दिया. अब इनके गैमीट्स बनेंगे बच्चों, तो कैसे गैमीट्स बनेंगे, यहां से हमारे पास कैपिटल पी स्मॉल एल और यहां पर स्मॉल एल और कैपिटल पी. ठीक है, अब F1 जनरेशन की बात करेंगे हम. तो हमारी जो F1 जनरेशन है बेटा, वहां पे एक कैपिटल P होने की वजह से अगेन पर्पल फ्लावर आएगा, कैपिटल L होने की वजह से लॉन्ग पोलन जो है वो आएगा. ठीक है ना. अब हम फिर से क्या परफॉर्म करेंगे, टेस्ट क्रॉस. व्हाट इज द टेस्ट क्रॉस, वी विल क्रॉस द F1 इंडिविजुअल विद द रिसेसिव पेरेंट. रिसेसिव पेरेंट कौन सा होगा, जिसमें फ्लावर कलर की जीन भी रिसेसिव होगी और आपके पोलन की शेप भी जीन जो थी वो रिसेसिव होगी, यानी कि वो वाला पेरेंट जो आपके पहले वाले प्रीवियस टेस्ट में जो था प्रेजेंट था. ठीक है ना. तो अब हम इसको जो है इस वाले पेरेंट के साथ क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे. ये देखेंगे आप. ठीक है, ये आ गया आपका F1 इंडिविजुअल और ये आ गया आपके पास आपका रिसेसिव पेरेंट, जिसमें कि दोनों की दोनों जीन्स क्या है, अपनी रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है. अब यहाँ पर 4 तरह के अलग अलग हमें अलील्स हैं, तो 4 ही तरह के हमारे क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे. यहाँ पे सिंगल तरह का गैमीट बनेगा. इसको भी हमने वैसे ही जो है वो, जैसे पिछले वाले डायग्राम में हमने इस तरह से पुनेट स्क्वायर बनाया था ना, वैसे ही पुनेट स्क्वायर हम बना सकते हैं, या हम इसको सिंपली भी वैसे भी लिख सकते हैं. देखो, कैपिटल पी को हम इसके साथ लिखेंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल पी यहां से आ गया, स्मॉल पी यहां से आ गया, कैपिटल एल यहां से आ गया और स्मॉल एल यहां से आ गया. मीन टू से वी विल क्रॉस दिस इंडिविजुअल टू ईच. ये जो हमारा गैमीट है ये इन सब के साथ हमने क्रॉस करवाना है. क्यों, क्योंकि ये वाला पेरेंट जो है इसके सारे गैमीट्स एक ही तरह के हैं जो इस तरह के होंगे, और ये वाला जो पेरेंट है इसके गैमीट्स जो हैं वो 4 तरह के बनेंगे. ठीक है ना. तो जब हमने ऐसा परफॉर्म करवाया तो हमने क्या नोट किया, वी अगेन नोटिस द सेम थिंग. व्हाट हैपन, फिर से वैसा ही रेशो आया. कैसा रेशो आया, जो पिछली बार हमने देखा था. कैसा रेशो था, अगर आपको याद हो, देखो कैसा रेशो बनाया हमने, 7:1:1:7. ठीक है.
तो वैसा ही रेशो हमको यहां मिला। हमने यहां पर 1 जो है वो बाहर लिख दिए हैं, 7 अंदर लिखे हैं। तो 1:7:7:1 या 7 बाहर कर दो, 1 अंदर कर दो। तो हम क्या नोट करते हैं? हम ये नोट करते हैं कि कौन से इंडिविजुअल ज्यादा है भाई। वो इंडिविजुअल जो है हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे जो पेरेंट्स में प्रेजेंट है। वो कॉम्बिनेशंस हमें ज्यादा परसेंट में देखने को मिलेंगे जो पेरेंट्स में प्रेजेंट है। पेरेंट्स में क्या प्रेजेंट है? रेड फ्लावर लॉन्ग पोलन। दूसरे पेरेंट में क्या था? पर्पल फ्लावर राउंड पोलन। देखो आप, ये देखो, पर्पल फ्लावर राउंड पोलन, रेड फ्लावर लॉन्ग पोलन। ये दोनों कॉम्बिनेशंस जो हैं हमें ज्यादा देखने को मिले हैं ऑफस्प्रिंग्स में। इसका मतलब कि ये दोनों जीन्स जो हैं वो एक दूसरे से आसानी से सेग्रीगेट नहीं हो पा रही हैं, आसानी से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पा रही हैं, बिकॉज दे आर लिंक्ड टू ईच अदर, प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो दैट मोड ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स इन द जनरेशन आर ऑफ द पेरेंटल टाइप। और जो कम आ रही है जिनकी परसेंटेज, एक्चुअली जिनकी परसेंटेज कम आ रही है वो किसके जैसे हैं? वो किसके जैसे हैं? वो इन दोनों के रिकम्बिनेशन से बने हैं, जहां पर पर्पल जो आ गया इस वाले पेरेंट के लॉन्ग के साथ और दूसरी तरफ आ गया रेड राउंड के साथ, राइट। तो इस क्रॉस से हमें क्या पता लगा? इससे हमें ये पता लगा दैट द ट्रेट्स ऑफ द पेरेंट्स वर जनरली ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग्स इन द सेम कॉम्बिनेशन। कि पेरेंट्स के जो ट्रेट्स थे वो सेम कॉम्बिनेशन में ही बच्चों को जो है वो पास ऑन हो जाते हैं, और रेयरली, बहुत ही कम, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये बात तो इन्होंने बता दी कि ऐसा रिजल्ट आया। किसने बताया? बैटसन और पुन्नेट ने। लेकिन बच्चों वो ये समझा नहीं सके कि ऐसा हुआ क्यों। उनको नहीं पता था कि जीन्स कैसे अरेंज होती हैं, वो पास में है कि दूर है, ऐसा अब तक कुछ भी नॉलेज नहीं थी। ये तो आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। अदरवाइज टिल डेट जो था इन लोगों को ऐसा नहीं पता था। हाँ, वो नोट कर रहे थे कि भाई शेप वाला जो पी का शेप है और फ्लावर की जो जीन्स हैं वो पेरेंट्स के जैसे ही बच्चों में ज्यादा आ रही हैं, बट द रीजन वर नॉट क्लियर टू देम। सो अवर नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज द मॉर्गन थ्योरी ऑफ द लिंकेज। मॉर्गन जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंटली काम किया ड्रोसोफिला के ऊपर, और उन्होंने इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ पेरेंट्स में जो कॉम्बिनेशन है वो बच्चों में एज इट इज ही आ रहे हैं, क्या रीजन है। ठीक है, सो ही शोड द रीजन फॉर द जेनेटिक कपलिंग और द जेनेटिक रिपल्शन। उन्होंने सबसे पहले तो ये बोला कि जेनेटिक कपलिंग उसमें होगी सबसे पहले कि जो क्रोमोसोम जो जीन्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द कपलिंग और द लिंकेज, दैट द जीन्स, जिनके बीच में, जिन जीन्स के बीच में लिंकेज होनी है, दैट शुड बी प्रेजेंट ऑन द सिंगल क्रोमोसोम, उसी क्रोमोसोम के ऊपर होनी चाहिए। ये नहीं कि एक क्रोमोसोम नंबर 10 पे प्रेजेंट है, एक 11 पे प्रेजेंट है, तो जी ये इस वाली ए और ऊपर वाली ए ले लेते हैं, नीचे वाली बी जीन ले लेते हैं। इस वाली ए जीन की जो है वो कपलिंग है इस सी के साथ। नो, this is not possible. So linkage would occur or the coupling would occur in the genes which are present on the same chromosome. Whereas there is a repulsion between the genes of the genes which are present in the different chromosome. जो डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं प्रेजेंट है उनके बीच में क्या रिपल्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास जो मॉर्गन ने कहा। सो देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ द जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम टू स्टे टुगेदर। जो अपने साथ में ही प्रेजेंट वाली जीन्स जो हैं क्रोमोसोम की, उनकी टेंडेंसी रहेगी कि वो एक साथ ही अगले ऑफस्प्रिंग्स में वो चली जाएंगी। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज दी, मॉर्गन ने ये बताया कि देयर
इज अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ द जीन्स, की जो हमारी जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ये जो डायग्राम हम आज की डेट में बनाते हैं, आपको समझाते हैं, ये डायग्राम जो है ये हमें मॉर्गन की थ्योरी से पता लगे हैं कि जो जीन्स हैं दे आर अरेंज्ड इन अ लीनियर मैनर ओवर द क्रोमोसोम। ऐसे नहीं है कि एक जीन जो है वो इधर प्रेजेंट है, एक कहीं और है, कोई और है, ऐसा नहीं है। जीन्स जो है वो लगभग लीनियर फैशन में, इसके बाद अगले की बारी आएगी, इसके बाद अगली, इसके बाद अगली, ऐसे करके लीनियर अरेंजमेंट में जो है, लीनियर फॉर्म में जो है वो जीन्स जो है वो अरेंज्ड होते हैं क्रोमोसोम के अंदर, और ये हेल्प करेगा आपको जेनेटिक्स मैप्स बनाने में। जेनेटिक मैप इसी वे से बनते हैं, ये आपको टॉपिक आगे आएगा तब बताएंगे। अब उन्होंने ये भी बताया कि जो रिकम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर जो है वो क्या होता है। रिकम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर की वजह से नए कॉम्बिनेशन बनते हैं। वैसे तो जो पीछे वाले हमारे क्रॉसेस हमने देखे बेटा, उसमें ज्यादातर जो हमारे रेशो थे वो आ रहे थे पेरेंटल टाइप, कि इनमें जो जीनोटाइप था वो पेरेंटल टाइप था, यानी कि पेरेंट्स के जैसा था। लेकिन ये जो अलग आ रहे हैं, इनके अलग आने का रीजन क्या है? इनके अलग आने का रीजन है कि ये वाली जो जीन्स है इनमें क्या हुई है? क्रॉसिंग ओवर। इनमें क्या हुई है? रिकम्बिनेशन, जिसकी वजह से नए कॉम्बिनेशन जो है वो देखने को मिले हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो रिकम्बिनेशन होगी, और रिकम्बिनेशन होगी तो नए नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें मॉर्गन ने जो है वो सारी की सारी चीजें हमें एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, और उन्होंने बोला कि क्रॉसिंग ओवर जो है वो कब होती है? इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोफेज 1 ऑफ द मेयोसिस। नाउ टाइप्स ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द जीन्स। अब जीन्स की अरेंजमेंट किस तरह से होगी? दो तरह से हो सकती है, सिस अरेंजमेंट और ट्रांस अरेंजमेंट। सिस अरेंजमेंट क्या होती है बेटा? जैसे हमने ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम बनाए हैं, वैसे तो हमेशा मैं ऐसे बनाती हूं, लेकिन यहां पर आप लाइन के फॉर्म में भी इनको शो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपने ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ पे हमने एक जीन बनाई है जो है कैपिटल बी, यहाँ पे एक बनाई है कैपिटल एल। अब यहाँ पर एक इसी के साथ जो इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है वहां पे स्मॉल बी और साथ में स्मॉल एल। अगर इस तरह का अरेंजमेंट हो, यानी कि दोनों डोमिनेंट जीन्स, और डोमिनेंट जीन्स जो है वो एक क्रोमोसोम पे हो और उसके साथ वाले होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव जीन्स हो, तो इस तरह की अरेंजमेंट क्या कहलाएगी? सिस अरेंजमेंट। मीन्स डोमिनेंट जीन्स ऑन वन क्रोमोसोम एंड द रिसेसिव जीन्स विच यू आर स्टडिंग प्रेजेंट ऑन द अदर होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस इज सिस अरेंजमेंट। और अगर उल्टा हो जाता है तो ट्रांस अरेंजमेंट हो गया, यानी कि कैपिटल बी के साथ अगर कॉम्बिनेशन में जो है कैपिटल बी के साथ यहां पर क्या आ जाए? स्मॉल एल आ जाए, और यहां पर हम जो है कैपिटल स्मॉल एल के साथ, स्मॉल बी के साथ कैपिटल एल आ जाए, यानी कि एक डोमिनेंट जीन आ गई, एक रिसेसिव आ गई, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट। अगर इस तरह की जीन्स की अरेंजमेंट हो आपके क्रोमोसोम्स में, जिन जीन्स को आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसे आप कहेंगे ट्रांस अरेंजमेंट, राइट। सो दिस इज दी जो एक्सप्लेनेशन हमें दी मॉर्गन ने, जिन्होंने ड्रोसोफिला पे काम किया, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, जो कि मॉर्गन ने दी। मॉर्गन और कैस्टल ने जो थी इसी के बेसिस पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज दे दी। उन्होंने कहा कि जीन्स शोइंग लिंकेज, कि जो जीन्स लिंकेज शो करेंगी आर सिचुएटेड इन द सेम पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिनके बीच में लिंकेज होगी वो उसी क्रोमोसोम के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होंगी, राइट। और जीन्स जो है वो लीनियर फैशन में अरेंज है, जीन्स ऐसे नहीं अरेंज होती हैं, जीन्स जो है एक क्रोमोसोम के ऊपर लीनियर मैनर में, यानी कि लाइंस में अरेंज होगी। ठीक है, दूसरी कि डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन, कि जितना ज्यादा जीन्स के बीच में डिस्टेंस होगा उनकी स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज जो है वो कम हो जाएगी। वही बात आ गई कि हमारी जो है अपने कजन्स के साथ जो है वो कितनी इंटीमेसी है, अपने कजन्स के साथ इंटीमेसी है जितनी उतनी इंटीमेसी नहीं है जितनी हमारे अपने भाई के साथ है। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर में हमारे साथ रहता है। यानी कि जो लिंक्ड जीन्स हैं, जितनी उनके बीच दूरी होगी उतनी ही स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। ज्यादा दूरी कम स्ट्रेंथ, कम दूरी
ज्यादा स्ट्रेंथ, ठीक है ना। जैसे कि ये दो जीन्स हैं ए और बी, ये नजदीक हैं तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग लिंकेज है बिकॉज डिस्टेंस इज लेस। इफ वी टॉक अबाउट अनदर जीन प्रेजेंट हियर सी, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी इज मोर डिस्टेंस, लेस लिंकेज स्ट्रेंथ। तो वही चीज जो आपको पहले मैं बता सकी हूं। दूसरी चीज क्या आ गया कि लिंक्ड जीन्स जो है दे टेंड टू रिमेन इन देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन। जो लिंक्ड जीन्स होती है उनकी टेंडेंसी होती है कि वो एज इट इज ही अपने पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में चले जाएं और उनका कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज ना हो, कम से कम चेंजेस हो। तभी तो हमारे पास क्या रेशियो आया 1:7:7:1। तो ये जो 7:7 रेशियो था बच्चों, ये किसका था, जो पेरेंटल टाइप का था, राइट। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज द लिंकेज ग्रुप्स। व्हाट इज लिंकेज ग्रुप? कि ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम, जितनी भी जीन्स एक होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होंगी वो क्या कहलाएंगी, लिंकेज ग्रुप। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया हुआ है। जैसे कि अगर आप what is the number of linkage group? It is the number of the chromosome in the genome of that organism. क्या समझे हम? ये समझे जैसे ह्यूमन में बात करें बेटा, ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। इन केस ऑफ ह्यूमन देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। तो हम बोलेंगे लिंकेज ग्रुप भी कितने हैं, 23, क्योंकि एक क्रोमोसोम में जितने भी जीन्स प्रेजेंट होंगी उनको हम एक ग्रुप मानेंगे। द जीन्स प्रेजेंट ओवर द वन क्रोमोसोम वी विल कंसिडर इट एज वन ग्रुप। तो आपके पास कितने क्रोमोसोम है, एक हैप्लॉइड सेट में, जीनोम क्या होता है, हैप्लॉइड सेट में जितने क्रोमोसोम होते हैं ना, तो आपके एक हैप्लॉइड सेट में कितने क्रोमोसोम है, 23 है। तो आपके कितने लिंकेज ग्रुप हुए, कितने हुए, 23, ठीक है। तो ऐसे ही हम गार्डन पी की बात कर लें बेटा, जो मेंडल ने स्टडी किया था, कि मेंडल ने जो गार्डन पी स्टडी किया था उसमें क्या था, उसमें 7 जो है दैट इज द एन नंबर, एन इज द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द हैप्लॉइड सेट। तो पी प्लांट में जो हमारे क्रोमोसोम हैप्लॉइड सेट में थे वो थे n, सो दैट द 2n इज 14। आपके लिए n कितना है, 23, एंड 2n इज द 46। तो जितने क्रोमोसोम्स जितनी जीन्स आपके एक हैप्लॉइड सेट में प्रेजेंट होंगी, जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, लिंकेज ग्रुप होंगे, क्योंकि एक क्रोमोसोम के सारी जीन्स एक ग्रुप बनाते हैं। तो 23 क्रोमोसोम्स, 23 ग्रुप्स। यहां पर कितने क्रोमोसोम हैप्लॉइड सेट में, 7 क्रोमोसोम, तो 7 लिंकेज ग्रुप्स, ठीक है। तो सिंपल सी ये चीज हमने ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स is always equal to the number of the chromosome present in the genome or the haploid set of the organism. So आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम जो है वो काइंड्स ऑफ लिंकेज करेंगे, दैट इज द कंप्लीट एंड द इनकम्प्लीट लिंकेज। इसके नोट्स मैंने आपको पहले ही भेज दिए, आपने इसको लिख लेना है और आपको कल इसके बारे में समझा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।